वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने बात कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में, कुछ अपक्रियाओं के प्रकार देखे थे, जैसे विखंडन, संलयन, अंसरण अपक्रिया और प्रत्यास्थ प्रकीर्णन, अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन कुछ इस टाइप से, और न्यूट्रॉन के द्वारा प्रकीर्णन, प्रोटॉन के द्वारा, अल्फा कण के द्वारा। इस तरह से हमने कुछ अपक्रियाओं के टाइप्स देखे थे, किस टाइप से अपक्रिया हो सकती है। तो उन अपक्रियाओं में हमेशा कुछ ना कुछ संरक्षण के जो नियम है वो हमेशा लगते हैं, लागू होते हैं। तो हेडिंग डाल दो संरक्षण के नियम, और संरक्षण के नियम में फर्स्ट डाल देना आवेश संरक्षण का नियम। फर्स्ट है आवेश संरक्षण का नियम, कि हमेशा कोई भी अपक्रिया हो रही होगी तो उस अपक्रिया में अभिकारक का आवेश और उत्पादों का आवेश है वो हमेशा इक्वल रहेगा। तो हेडिंग डाल दो आवेश संरक्षण का नियम। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 7N14 है, इस पर अभिक्रिया हो रही है, इससे अभिक्रिया कर रहा है 2He4, और इस अभिक्रिया के होने के बाद हमारे पास बन रहा है 8 ऑक्सीजन 17 और प्लस में कितना 1H1। इस तरह से हमारे पास बन रहा है। तो इसमें हम देखते हैं अभिकारक है उसका आवेश देखते हैं। अभिकारक का कुल आवेश, जो भी अभिकारक है उनका कुल आवेश कितना है, यहाँ पर देखो ये आवेश होगा 7 + 2 यानी कि 9, और इधर भी कितना है उत्पादों का भी जो कुल आवेश है, यहाँ पर उत्पादों का कुल आवेश है वो भी कितना बना हुआ है, यहाँ पर 8 + 1 = 9। यानी कि हमेशा कोई भी अपक्रिया अगर हो रही होगी तो वहां आवेश संरक्षण का नियम लागू हो रहा होगा। तो लिखते हैं इसमें आवेश संरक्षण के नियम में सभी नाभिकीय अपक्रियाओं में अभिक्रिया से पहले व अभिक्रिया के बाद, सभी नाभिकीय अपक्रियाओं में अभिक्रिया से पहले व अभिक्रिया के बाद कुल आवेश का मान बराबर रहता है। कुल आवेश का मान बराबर रहता है। और एग्जांपल डालकर इसको लिख दो। एग्जांपल लिख दिया। 1H1 को क्या बोलते हैं, प्रोटियम, 1H2 को ड्यूटेरियम और 1H3 को ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। तो इसमें हम इस तरह से लिख दिया इसमें। इसके बाद सेकंड पॉइंट डाल देना, ये तो आवेश संरक्षण का नियम हो गया। इसके बाद है द्रव्यमान संख्या संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संख्या संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संख्या संरक्षण का नियम। तो इसी एग्जांपल को हम देखते हैं, इसी को ही देख लो। इसमें द्रव्यमान संख्या, अभिकारकों की कुल द्रव्यमान संख्या, अभिकारकों की कुल द्रव्यमान संख्या कितनी है बताओ। द्रव्यमान संख्या यानी कि ए की वैल्यू वो कितनी है, टोटल 14 + 4 यानी कि 18। और यहां पर भी कितनी है, उत्पादों के लिए अगर हम बात करें तो उत्पादों की कुल द्रव्यमान संख्या, ए का मान यहां पर भी कितना बना हुआ है 17 + 1 यानी कि 18। यानी दोनों तरफ द्रव्यमान संख्या भी संरक्षित रहती है। सेकंड पॉइंट डाल देना द्रव्यमान संख्या संरक्षण का नियम, और उसमें लिखना किसी भी नाभिकीय अपक्रिया से पहले व अभिक्रिया के बाद, किसी भी नाभिकीय अपक्रिया से पहले व नाभिकीय अपक्रिया के बाद द्रव्यमान संख्या संरक्षित रहती है। द्रव्यमान संख्या संरक्षित रहती है। इस एग्जांपल को लिख दो, और एग्जांपल को लिखने के बाद उसे उतार दो। एग्जांपल को लिख के उन दोनों लाइनों को लिख देना। और इसके बाद थर्ड पॉइंट इसी में डालना द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। द्रव्यमान ऊर्जा यानी एनर्जी मास, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। द्रव्यमान ऊर्जा नियम क्या कहता है, E = mc²। यहां एक रूप में और लिख सकते हैं, E =
विराम द्रव्यमान ऊर्जा प्लस काइनेटिक एनर्जी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पर हम कोई भी अपक्रिया लेते हैं, जैसे लिखने के बाद इधर देखो, उसको कंप्लीट कर लो पहले। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम से मतलब उसकी टोटल एनर्जी किसी भी पार्टिकल की आपेक्षिकीय गति यानी कि v टेंड्स टू c वाली गतियों के लिए किस तरह से लिखी जाती है, विराम द्रव्यमान ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, इस तरह से लिखी जाएगी। तो हम कोई भी अपक्रिया ले रहे हैं, जैसे कि कोई ए तत्व है वो x से रिएक्शन कर रहा है अटैक करके, और यहाँ पर y बना रहा है और प्लस में b बना रहा है, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी ये मान लिया हमने स्थिर अवस्था में, जो x है यहाँ पर किसमें है, स्थिर अवस्था में, ए आ रहा है इससे टक्कर की, और y और b उत्पाद बना दिए। इसका हमने विराम द्रव्यमान मान लिया ma, ये मेन अभिकारक है, इसका हमने द्रव्यमान मान लिया कैपिटल mx, स्मॉल मान सकते हो या कैपिटल मान सकते हो। मेन था ये, जैसे कि यूरेनियम पर न्यूट्रॉन अटैक कर रहा है तो न्यूट्रॉन छोटा है तो उसके लिए छोटा मान लिया, यूरेनियम बड़ा है तो उसके लिए कैपिटल से हमने डिनोट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इसके लिए हमने मान लिया my और इसके लिए मान लिया हमने स्मॉल mb, इस तरह से मान लिया। चारों को आप कैपिटल मान सकते हो या स्मॉल मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी मान ली हमने, काइनेटिक एनर्जी है ध्यान रखना, यानी कि गतिज ऊर्जा मान ली हमने Ea, ये स्थिर अवस्था में है, इसकी ऊर्जा 0 हो जाएगी। गतिज ऊर्जा इसके लिए Ey मान ली और इसके लिए हमने मान ली Eb। तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम हम लगा सकते हैं। द्रव्यमान, इधर देखो पहले, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो LHS का और RHS का, तो इसके लिए विराम द्रव्यमान ऊर्जा को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक ही को, कि विराम द्रव्यमान ऊर्जा, ये कौन सा द्रव्यमान मान रहे हैं हम इनका, विराम द्रव्यमान, ठीक है। कौन सा द्रव्यमान है इनका, ये विराम द्रव्यमान है, Ma, Mx, My और Mb, ठीक है। तो इसका विराम द्रव्यमान ऊर्जा प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी E है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से इसकी टोटल एनर्जी प्लस इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mx इंटू सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 है, इक्वल टू RHS की विराम द्रव्यमान ऊर्जा प्लस काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी, m बाई इंटू सी स्क्वायर प्लस में कितना, E बाई, ठीक है, इस तरह से, और प्लस में कितना हो जाएगा mb और प्लस में कितना Eb सी स्क्वायर, इस तरह से क्या हो जाएगी, यहाँ पर टोटल ऊर्जा है वो संरक्षित रहेगी, यानी LHS की और RHS की। थोड़ा इसको मॉडिफाई करके भी हम लिख सकते हैं यहां से कि Ea प्लस Ea माइनस कर लेते हैं इसको, Ea माइनस E बाई और माइनस के Eb, ठीक है, इस तरह से। ये क्या कर दिया, इसमें होगा सी स्क्वायर प्लस Eb, ठीक है। इधर ले गए इनको E बाई और Eb, इधर इसको लाए M बाई प्लस Mb और माइनस इधर से कौन से आएंगे, Ma और माइनस के Mx, कैपिटल Mx, कौन से आ जाएंगे, कैपिटल Mx, इस तरह से आ जाएंगे, और इंटू सी स्क्वायर ये बचेगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस इसमें से कॉमन ले लिया हमने पूरे में से, तो E बाई प्लस Eb, ये तो पॉजिटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों नेगेटिव होंगे, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, तो हम इस तरह से लिख देते हैं mx प्लस ma, में से घटाएंगे किन किन को, m बाई प्लस mb को, ठीक है, और इंटू सी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि ये क्या रही, अभिकारकों के द्रव्यमान में से उत्पादों का द्रव्यमान घटाया है, यानी द्रव्यमान क्षति, और द्रव्यमान क्षति जितनी हुई है वो द्रव्यमान क्षति के संगत जितनी भी ऊर्जा यहाँ पर निकलेगी वो ऊर्जा कहलाती है यहाँ पर Q वैल्यू, क्या कहलाएगी यहाँ पर Q वैल्यू। या हम ये कह सकते हैं कि उत्पादों की गतिज ऊर्जा में से अभिकारक की अगर हम गतिज ऊर्जा को घटा दें, वो किसकी इक्वल होगी, उत्पादों की गतिज ऊर्जा में से यदि अभिकारकों की गतिज ऊर्जा को घटा दें उसके इक्वल है, ठीक है, ये दोनों चीज इक्वल है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आगे भी करेंगे इसको, तो लिखें पहले इसमें द्रव्यमान ऊर्जा में किसी भी अपक्रिया, किसी भी नाभिकीय अपक्रिया में, किसी भी नाभिकीय अपक्रिया में अपक्रिया से पूर्व व अपक्रिया के बाद कुल ऊर्जा का मान बराबर रहता है
बराबर रहता है। इस अपक्रिया को लिखो पहले, a प्लस एक्स इक्वल टू बाई प्लस बी, a प्लस एक्स इक्वल टू बाई प्लस बी। देखना इससे आगे नेक्स्ट लाइन से, माना तीव्र गतिशील कण, माना तीव्र गतिशील कण ए, माना तीव्र गतिशील कण कैपिटल ए, गतिज ऊर्जा ई ए, गतिज ऊर्जा ई ए से नाभिक एक्स, ई ए से नाभिक एक्स जो कि स्थिरावस्था में है, नाभिक एक्स जो कि स्थिरावस्था में है से टक्कर करता है, से टक्कर करता है तथा टक्कर के पश्चात नाभिक बाई, टक्कर के पश्चात नाभिक बाई व कण बी बनाता है, नाभिक बाई व कण बी बनाता है, जिनकी ऊर्जाएं क्रम से, जिनकी गतिज ऊर्जाएं क्रम से ई बाई व ई बी है, जिनकी गतिज ऊर्जाएं क्रम से ई बाई व ई बी है। तब द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम से, तब द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ये जो अपक्रिया लिखी है इनके नीचे ऊपर जहां पर भी जगह हो इस तरह से डिनोट कर देना जिससे आपको द्रव्यमान याद रहे। इसके एम ए एम एक्स, इसी के नीचे लिख देना एम बाई और एम बी। इस तरह से गतिज ऊर्जाएं तो लैंग्वेज में लिखवा दी थी, आगे लिख देना। तब द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम से, पूरा उतार दो इसको, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फोर्थ पॉइंट डालो, इसको कंप्लीट करने के बाद इसी में फोर्थ पॉइंट डाल दो, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो देखिए कोई भी अपक्रिया होती है उसमें संवेग संरक्षित हमेशा रहता है। तो ये अपक्रिया ले लेते हैं कि a प्लस एक्स इससे मिलना है y प्लस बी, ये मिल रहा है हमें, और इसके लिए संवेग संरक्षण, तो ये कौन सी अवस्था में है, स्थिरावस्था में है x, और उससे x से a आकर अटैक कर रहा है और y और b प्रोडक्ट हमारे पास बना रहा है। तो इसके लिए रेखीय संवेग है, इसका मान लिया हमने pa, इसका px जो कि 0 होगा, इसका मान लिया p बाई, कितना मान लिया इसका p बाई, और इसका मान लिया pb। तो रेखीय संवेग क्या सी राशि है, सदिश राशि है, तो इनका सदिश योग करेंगे pa प्लस p बाई प्लस pb, वो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से टोटल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। या ये कहें इस तरह से लिख सकते हो कि pa वेक्टर इक्वल टू कितना होना चाहिए, p बाई वेक्टर प्लस pb वेक्टर। इस तरह से कुल संवेग संरक्षण के नियम से हम इस तरह से लिख सकते हैं। लिख दो इसको, लैंग्वेज लिखो पहले। किसी भी नाभ की अपक्रिया में भाग लेने वाले, किसी भी नाभ की अपक्रिया में भाग लेने वाले सभी कणों का रेखीय संवेग, किसी भी अपक्रिया में भाग लेने वाले सभी कणों का रेखीय संवेग उत्पादों के रेखीय संवेग के बराबर होता है। रेखीय संवेग उत्पादों के रेखीय संवेग के बराबर होता है। एग्जांपल लिख दो इसको, एग्जांपल करते हुए लिख दो इसको। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट डालना, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम।
जिस तरह से रेखीय संवेग लगता है उसी प्रकार किसी भी अपक्रिया में होने के लिए कोणीय संवेग भी संरक्षित रहता है। देखना कोणीय संवेग संरक्षण का नियम इसमें लिखना, इस नियम के अनुसार किसी भी नाभिकीय अपक्रिया के लिए अभिक्रिया से पूर्व कोणीय संवेग, इस नियम के अनुसार किसी भी नाभिकीय अपक्रिया के लिए अपक्रिया से पूर्व कोणीय संवेग अपक्रिया के बाद कोणीय संवेग के बराबर होता है। अपक्रिया से पूर्व कोणीय संवेग अपक्रिया के बाद कोणीय संवेग के बराबर होता है। ठीक है, इतना ही लिखना है इसमें। अब इन संरक्षण के नियमों के आधार पर कुछ अभिक्रियाएं हैं वो अधूरी हैं, रिक्त स्थान है उनमें, उनको कंप्लीट करना है। जैसे बचपन में पढ़ते थे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, उसी टाइप से है। तो लिखें उसको, निम्न अभिक्रियाओं में, क्वेश्चन लिखो, निम्न अभिक्रियाओं में रिक्त स्थान को भरो, निम्न अभिक्रियाओं में रिक्त स्थान को भरो। पहली अभिक्रिया है 11 Na23 और इस पर अभिक्रिया हो रही है 2He4 की और यहां पर बन रहा है हमारे पास 13 एल्यूमिनियम 26 और प्लस में क्या बनेगा वो आपको बताना है। सेकंड अभिक्रिया है यहां पर 4 Be बेरिलियम 9 प्लस में 1H1 यहां पर रिक्त स्थान है प्लस 1H2, इस तरह से बन रहा है। थर्ड अभिक्रिया है आपके पास 5 बोरॉन 10, इसकी अभिक्रिया हो रही है, लिख दो इनको ऐसे 0N1 के साथ, और 0N1 के साथ अभिक्रिया करने के बाद 3 लिथियम 7 हमारे पास बन रहा है, 3 लिथियम 7 और प्लस में क्या बनेगा वो आपको बताना है। और 4 है यहां पर 6C12 और प्लस में 0N1 और यहां पर 6C11 और प्लस में डॉट डॉट डॉट, इस तरह से है। तो इन रिक्त स्थानों में बताना है आवेश संरक्षण का नियम और द्रव्यमान संख्या संरक्षण का नियम लगाते हुए आपको कंप्लीट करना है। कर सकते हो क्या बताओ? इधर देखो, एक अपक्रिया को बता रहा हूं, अपने आप कर लोगे इनको। 11 और 2 13, ये कंप्लीट है, यानी कि नीचे तो 0 होगा, ठीक है। और ऊपर 23 और 4 कितने हो गए 27, एक की कमी ऊपर है, तो 0 1 किसके लिए होता है? न्यूट्रॉन के लिए, 0N1। इसी तरह से इसके लिए करना है, 4 और 1 5 है, इधर भी 5 है, तो यहां पर एक 4 की कमी है, एक इससे कंप्लीट हो जाएगा 5, 9 और 1 10, द्रव्यमान संख्या कितनी है 10, तो 10 इधर कितना आएगा 8। कौन आता है 4 पर? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यानी कि Be, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर लेंगे, एक बार कंप्लीट भी कर लो कि 10 है, ऊपर भी 10 है और नीचे 5 है, तो नीचे भी 5 है। इसके लिए देखो 5 है, यहां पर 3 है, तो यहां पर 2 की कमी है, ऊपर 11 है, तो यहां पर कितनी की कमी है? 5 है तो 2 की कमी है, और 11 है, यहां पर 11 होना चाहिए, यानी कि 4, तो 2 और 4 किसके लिए होते हैं? हीलियम के लिए, 2He4 हो जाएगा। यहां पर 6 है, कंप्लीट है, मतलब ठीक है, तो नीचे तो 0 आएगा, ऊपर 12 और 1 13 है, इधर 2 की कमी है, तो 2 यहां पर, तो 0 और 2 कहीं कॉम्बिनेशन देखा है ऐसा कुछ कि नीचे 0 हो और ऊपर 2 हो? नहीं है, लेकिन 0 और 1 का तो हमें देखना है। 0 तो नीचे फिक्स ही है, तो 0 1 n टाइम्स 0N1 लिख देंगे और इसको हम 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। अब संख्या संरक्षित है,
इधर भी 13 और इधर भी 13 हो गए, इधर 6 और इधर भी 6 हो गए। इस तरह से आवेश संरक्षण और द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाते हुए इनको करना है कंप्लीट। लिख दो इनको ऐसे, वहीं फिल कर दो इनको इस तरह से, डॉटेड कर देना जिससे आपको पता रहे कि क्या किया है इस क्वेश्चन में। और इसके बाद हेडिंग डालना ठीक है, कर सकते हो ऐसे कोई सी भी अपक्रिया, इधर का भी डॉटेड करके दे सकता था इसको रिक्त स्थान, इधर का कंप्लीट करके। तो बस आवेश संरक्षण और द्रव्यमान संरक्षण हमें लगाना था। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है अभिक्रिया की शुद्ध गति की। अभिक्रिया की शुद्ध गति की, शुद्ध गति की से मतलब बताया कि केवल हम उस पर गति का अध्ययन करेंगे, उससे लगने वाले बल और के कारकों का हम अध्ययन यहाँ पर नहीं करेंगे। बल और बल से रिलेटेड जो कारक हैं उन पर हम अध्ययन नहीं करेंगे, केवल हम उसकी गति से रिलेटेड मतलब ऊर्जा से रिलेटेड बातों का ही हम अध्ययन करेंगे। अभिक्रिया की शुद्ध गति की कहलाएगी। और उसमें फर्स्ट पॉइंट डाल देना Q वैल्यू, अभी पढ़ा था वही है Q वैल्यू। Q वैल्यू इस तरह से लिख दो। इसको कंप्लीट करने के बाद अभिक्रिया की शुद्ध गति की और उसमें फर्स्ट पॉइंट डाल देना Q वैल्यू। देखो Q वैल्यू क्या है, अभी पढ़ाया था कि एक A है वो X से अभिक्रिया कर रहा है और यहां पर बना रहा है Y प्लस B। इसका मान रहे थे MA, इसका मान रहे थे MX, इसका मान रहे थे हम MY और इसका मान रहे थे हम MB। इस तरह से तो इस अभिक्रिया को हम आरेख के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि MX है, इस पर कोई भी अटैक कर रहा है कौन सा छोटा पार्टिकल, इसको हमने MA से रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास जो बन रहे हैं वो कौन बन रहे हैं, देखो My और यहाँ पर बन रहा है हमारे पास Mb। इस तरह से हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है, इससे इसने टक्कर की और ये दो उत्पाद हमारे पास प्राप्त हो गए। और यहाँ पर जो Mx है वो कैसी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। तो इसके लिए हमने इनकी ऊर्जाएं भी ले ली थी, इसकी Ea, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, इसकी कितनी E बाई और यहाँ पर इसकी कितनी ले ली हमने Eb। और उसके लिए हम सेम प्रोसेस कर रहे थे, ये कौन से नियम से, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम से। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम से सेम करना है। इसी को हम Q वैल्यू बोल रहे थे, जो लास्ट में आ रहा है कि जो उत्पादों के द्रव्यमान और अभिकारकों के द्रव्यमान में जो कमी आई है, यानी जो क्षति हुई है, उस क्षति के संगत ही जो ऊर्जा होगी, क्योंकि C स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा है, वो ऊर्जा ही क्या कहलाएगी, Q वैल्यू। या उसको हम डिफाइन कर सकते हैं उत्पादों की गतिज ऊर्जा में से हम किसकी गतिज ऊर्जा को घटा दें, अभिकारक की गतिज ऊर्जा को यदि हम घटा दें तब भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, Q वैल्यू। ठीक है, मतलब वहां पर जितनी भी एनर्जी इमिट हो रही है वो एनर्जी क्या कहलाएगी, Q वैल्यू। पहले इस रिएक्शन को लिखो Q वैल्यू के लिए माना करके, फिर इसको बनाओ। अच्छा, खुद ब खुद अपक्रिया कब होती है ये बताओ, कि एक अस्थायी नाभिक है, वो कहीं ना कहीं स्थायित्व में चेंज करना चाह रहा है अपने आप को, तो वहां पर द्रव्यमान में क्षति होती है। हमने पढ़ा था बंधन ऊर्जा के बारे में, स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे बंधन ऊर्जा, कि हर कोई तत्व चाहता है कि उसकी बंधन ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा रहे, जितना वो कर सके उतनी करना चाहता है। सबसे ज्यादा बंधन ऊर्जा किसकी आई थी, Fe की, ठीक है, आयरन की, लगभग 8 के समथिंग होती है उसकी, ठीक है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा आयरन के लिए। इसलिए प्रकृति में सबसे पाए जाने वाले तत्वों में स्थायी तत्व माना जाता है किसको, आयरन को। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर Q वैल्यू के लिए कि द्रव्यमान में जो भी क्षति हो रही है वहां पर, मतलब बाद में द्रव्यमान कम हो गया है, पहले द्रव्यमान ज्यादा था, तो E इक्वल टू डेल्टा M इंटू C स्क्वायर से वो मास किसमें चेंज हो गया है, एनर्जी में। तो यहाँ पर Q का मान यदि पॉजिटिव आ रहा है, Q का मान कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो उस स्थिति में यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, मतलब बाहर ऊर्जा निकलेगी। और इस प्रकार की अपक्रियाओं को आप केमिस्ट्री में नाम देते हो, कौन सी, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी बोलते हो। और सेकंड है, यदि Q का मान लेस देन 0 है, तो Q का मान लेस देन कब हो सकता है, जब ये तो किसका द्रव्यमान है, अभिकारकों का द्रव्यमान, उससे ज्यादा उत्पादों का द्रव्यमान हो। तो ऐसा हो सकता है क्या कि अभिकारकों का द्रव्यमान कम हो और उत्पादों का द्रव्यमान बढ़ जाए, हो सकता है। क्यों, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अभिकारकों को हम बाहर से कुछ ना कुछ एनर्जी दे रहे हैं, बाहर से ऊर्जा हम दे रहे हैं,
उस ऊर्जा को उसने किसमें चेंज कर दिया, द्रव्यमान में, कि पहले द्रव्यमान कम था, बाद में द्रव्यमान क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों? क्योंकि बाहर से जो हम एनर्जी दे रहे थे वो एनर्जी किसमें चेंज हो गई, वहां पर मास में। तो उस स्थिति में मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये कम है, तो नेगेटिव वाली मान ज्यादा है, तो उस स्थिति में Q लेस देन 0 हो जाएगा। मतलब उस स्थिति में हमें अभिक्रिया को ऊर्जा देनी पड़ रही है, मतलब वो ऊर्जा को रिलीज नहीं कर रहा है, ऊर्जा का शोषण कर रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं कौन सी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो कहां तक कर लिया था आपने कंप्लीट इसको, Q वैल्यू माना करके इनको लिख दो यहां तक। ठीक है, और इसमें लिखें माना एक तीव्र गतिशील कण, इसको लिखकर आरेख को बनाना था इसको, और फिर लिखना है माना एक तीव्र गतिशील कण कैपिटल ए गतिज ऊर्जा EA से नाभिक X, EA से नाभिक X जो कि स्थिरावस्था में है, माना एक तीव्र गतिशील कण कैपिटल A गतिज ऊर्जा EA से नाभिक X जो कि स्थिरावस्था में है से टक्कर करता है, तथा टक्कर के पश्चात नाभिक बाई तथा हल्का कण B बनता है, तथा टक्कर के पश्चात नाभिक बाई व हल्का कण B बनता है, जिनकी गतिज ऊर्जाएं क्रम से EY व EB हैं, जिनकी ऊर्जाएं गतिज ऊर्जाएं क्रम से EY व EB हैं। तब द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम से, तब द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम से, पूरा लिख दो नीचे तक, और इसको लिखने के बाद आगे लिखना अर्थात Q वैल्यू द्रव्यमान क्षति के संगत ऊर्जा अथवा, अर्थात Q वैल्यू द्रव्यमान क्षति के संगत ऊर्जा अथवा उत्पादों की गतिज ऊर्जा, उत्पादों की गतिज ऊर्जा एवं अभिकारकों की गतिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होती है। अर्थात Q वैल्यू द्रव्यमान क्षति के संगत ऊर्जा अथवा उत्पादों की गतिज ऊर्जा व अभिकारकों की गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। जितना उनकी गतिज ऊर्जा में डिफरेंस आएगा वही एनर्जी किसके रूप में रिलीज हो रही है वहां पर, Q वैल्यू के रूप में। मतलब Q क्या है, एक तरह से एनर्जी है, और वो एनर्जी किसकी टर्म में है, उन गतिज ऊर्जाओं को यदि हम आपस में घटा देते हैं तो यदि वो Q बाहर पॉजिटिव है तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगी, और यदि वो Q नेगेटिव है तो ऊष्मा शोषी हो जाएगी। तो फर्स्ट लिखना यदि Q ग्रेटर देन 0 है तो, यदि Q ग्रेटर देन 0 है तो द्रव्यमान क्षति का मान, यदि Q ग्रेटर देन 0 है तो द्रव्यमान क्षति का मान धनात्मक होगा, द्रव्यमान क्षति का मान धनात्मक होगा, एवं इस प्रकार की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। Q क्या है, एक तरह से एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो धनात्मक है मतलब निकल रही है, ऊष्माक्षेपी। यदि लेस देन है मतलब वहां पर शोषण हो रहा है, अभिक्रिया ऊर्जा का शोषित कर रही है उसको, इसलिए ऊष्मा शोषी। यदि Q ग्रेटर देन 0 है तो द्रव्यमान क्षति पॉजिटिव होगी,
उस स्थिति में अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उस स्थिति में अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और सेकंड पॉइंट लिख देना, यदि Q लेस देन 0 है तो, यदि Q लेस देन 0 है तो यदि Q लेस देन 0 है तो द्रव्यमान क्षति का मान ऋणात्मक होगा। द्रव्यमान क्षति का मान ऋणात्मक होगा, अर्थात अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान से कम होगा। अर्थात अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान से कम होगा। इस स्थिति में अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी। इस स्थिति में अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी, मतलब जो एनर्जी निकल रही है वो ऋणात्मक से मतलब उल्टी ले ली उसने। अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी। ठीक है, तो दो तरीके की हमने अभिक्रियाएं पढ़ी, ऊष्माक्षेपी और इसके लिए ऊष्मा शोषी। ये पूरा हो गया। इसमें अभिक्रिया की शुद्ध गतिकी में एक तो हमने Q वैल्यू पर बात कर ली, एक उसकी बात करेंगे, सेकंड पॉइंट डाल देना दैलीय ऊर्जा। किस पर बात करेंगे हम? दैलीय ऊर्जा। इसको बोलते हैं थ्रीशोल्ड एनर्जी। थ्रीशोल्ड एनर्जी, इसके बारे में आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में भी पढ़ा है सेकंड ईयर में। दैलीय ऊर्जा, थ्रीशोल्ड एनर्जी के बारे में मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ाया था। कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर A अपने पास क्या लेकर आ रहा है? एनर्जी, जिससे वो टक्कर कर रहा है। टक्कर करके हमारे पास ये दोनों उत्पाद बन रहे हैं। तो A के पास स्थित वह न्यूनतम ऊर्जा, ताकि अभिक्रिया बस संपन्न हो सके, ओनली संपन्न हो रही है, उससे ये गति नहीं करे। मतलब ये कह सकते हैं कि Ma वो किससे टक्कर कर रहा है? Mx के साथ टक्कर कर रहा है। यहाँ पर एक इंटरमीडिएट स्टेट बनी, कौन सी? MC से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद वो M और MB में क्या हो गया? चेंज हो गया। इस तरह से एक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, उसको हम बोल रहे हैं दैलीय ऊर्जा। कि A के पास वह मिनिमम एनर्जी, ताकि अभिक्रिया संपन्न हो सके। मतलब उस अभिक्रिया कहां तक पहुंच गई है? इस मध्यवर्ती अवस्था तक। इस मध्यवर्ती अवस्था तक मतलब अभिक्रिया जस्ट कंप्लीट हुई है। उससे M और MB उत्पाद बस बने ही हैं, उनको गतिज ऊर्जाएं नहीं मिली हैं। तो उस मिनिमम एनर्जी को, इसकी जो न्यूनतम गतिज ऊर्जा होगी, इसकी A की जो न्यूनतम गतिज ऊर्जा होगी, उस न्यूनतम गतिज ऊर्जा को हम बोल देते हैं थ्रीशोल्ड एनर्जी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।